नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज मिलती रहती है। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक लिमिटेड के बारे में। आज इसका ट्रेड सेशन देखेंगे और इसके अलावा इसके रिलेटेड एक न्यूज आ रही है वो भी एनालाइज करेंगे। तो दोस्तों आज का सेशन अगर हम देखें तो आज यस बैंक की क्या सारे स्टॉक्स लाल निशान में बंद हुए हैं। आप मेजोरिटी स्टॉक देखोगे क्योंकि जो खबर आई थी एक इंडिया चाइना क्लैशेस की, उसके बाद देखिए यस बैंक ने आराम से तकरीबन मिड डे तक 14.90 के लेवल बनाकर रखा था। कुछ दिनों से एक तरीके कंसोलिडेशन में चल रहा है, पर वो खबर आने के बाद यहाँ पे भारी गिरावट हुई और आप देख सकते हैं 14.35 पर बंद हुआ है, यानी लगभग लगभग लोअर सर्किट मान लीजिए आपकी 4.33% डाउन है। तो यहाँ से अब आगे क्या ये डिस्कस करते हैं हम। तो आप यहाँ देखेंगे अगर 1 मंथ का चार्ट लगाऊं तो यस बैंक में जब फर्स्ट अपर सर्किट की स्ट्रीक आई थी तो 16.25 तक गया था और 17 की प्राइस को छुआ था इसने, पर उस दिन वहां से नीचे आ गया था और उसके बाद 14.35। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक रेंज में सीमित होता दिख रहा है, वो रेंज होगी तकरीबन 16 रुपए से। यहाँ पे देखेंगे अभी जो लेवल है 14 रुपए 35 पैसे, ये इसका लोएस्ट लेवल है। अगर हम प्रीवियस लोएस्ट देखें तो 14.80 के बाद, तो यहाँ आप देखेंगे लास्ट टाइम लोएस्ट था वो भी यही था 14.35 17 अगस्त को। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण लेवल है। यहाँ से अगर 14 रुपए के नीचे गया तो फिर आप मान सकते हैं इसको अपने एफपीओ प्राइस के आसपास आ सकता है। और इस प्राइस पर तो बाइंग की मैं आपको राय नहीं दूंगा। अगर आपको बाइंग करनी है तो वही एफपीओ प्राइस के पास 11 से 13 रुपए के बीच में बाइंग करें इस शेयर में। उससे आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में जो रिस्क है वो मिनिमाइज हो जाएगा, क्योंकि इस बैंक को ऊपर जाने की वजह ये थी कि 2 से 3 अच्छी खबरें आई थी दोस्तों। जब एलआईसी ने इसमें इन्वेस्ट किया था आपको याद होगा, तो उसके अलावा मूडीज ने रेटिंग अपग्रेड की थी। पर हाल ही में आपने देखा क्रिसिल ने भी रेटिंग अपग्रेड की, पर उसका हमें कुछ खास असर दिखाई नहीं दे रहा है इस बैंक के ऊपर। यानी इस बैंक को अब कोई स्ट्रॉन्ग खबर चाहिए, कोई स्ट्रॉन्ग रिजल्ट चाहिए। आप जानते हैं 10 तारीख को एजीएम मीटिंग है, 16th एजीएम मीटिंग है बैंक की। वहां पर कुछ स्ट्रॉन्ग पॉलिसी लाई जाती है, स्ट्रॉन्ग फिगर सामने रखे जाते हैं, तो उससे फिर ये ऊपर जा सकता है। तो अब इस बैंक को एक मजबूत खबर चाहिए, मजबूत सपोर्ट चाहिए। आप अगर ट्रेड देखें तो यहाँ आपको मैं रेजिस्टेंस लेवल साफ साफ पहला होगा 16 रुपए के आसपास का, और जो दूसरा रेजिस्टेंस लेवल होगा वो होगा ये आप देख सकते हैं 16 रुपए 25 पैसे 16 रुपए 50 पैसे के बीच में। और वही डाउन साइड अगर आप देखें तो इसका सपोर्ट मैं आपको बताना चाहूंगा तकरीबन 14 रुपए के आसपास का। इसको ब्रेक कर देगा अगर ये कल नीचे गया तो। हालांकि आप अगर पिछले 5 दिन का चार्ट देखें तो आप देखेंगे एक ही रेंज में जा रहा था, 0.10 रुपीज से ज्यादा की मूवमेंट नहीं हो रही थी स्टॉक में। यहाँ पर एक दिन अच्छी न्यूज आई थी जब रेटिंग अपग्रेड हुई थी, तो उस दिन भी अपर सर्किट नहीं लगा था। तो आप देख सकते हैं कि अब ऐसी खबरों से बैंक नहीं चलने वाला, इन्वेस्टर इस तरफ अट्रैक्ट नहीं होने वाले, इस बैंक को अब रिजल्ट्स आने पड़ेंगे। और एक और न्यूज इसकी वजह से बैंक ऊपर जा सकता है, वो है दोस्तों मोरेटोरियम। बताया जा रहा है कि मोरेटोरियम में अब एंड हो ही सकता है। 31 अगस्त 2020 है आज, तो आज आखिरी डेट थी मोरेटोरियम की। अगर वहां से एंड हो गए तो बैंकिंग सेक्टर के लिए अच्छा हो सकता है और वहां फिर हमें एक उछाल देखने को मिल सकता है। तो कल का दिन काफी इंपॉर्टेंट होगा। कल जज करेंगे हम कि ये बैंक अब नीचे का सफर शुरू करेगा या फिर कंसोलिडेशन में रहेगा। एनएससी पर अगर हम ट्रेड देखें तो आप देखेंगे आज भी भारी अमाउंट में शेयर ट्रेड हुए, 24 करोड़ 50 लाख के आसपास शेयर ट्रेड हुए हैं और डिलीवरी भी 11 करोड़ 25 लाख शेयर्स की उठा ली गई है। तो आप देख रहे हैं लोग इस प्राइस पर भी पैसे उठा रहे हैं, शेयर्स उठा रहे हैं। और डिलीवरी क्वांटिटी है 45.94%, तो काफी अच्छी मात्रा में डिलीवरी उठाई जा रही है बैंक के अंदर इस प्राइस पर भी। यानी लोग ऑप्टिमिस्टिक हैं कि यहाँ से उनको प्रॉफिट मिल जाएगा। और अब मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म से ज्यादा लोग जो अगले रिजल्ट्स आने वाले हैं उस तक के लिए वेट करने के लिए, या जो एजीएम मीटिंग है, तो मिड से लार्ज टर्म के लिए लोग अब रुक रहे होंगे इस स्टॉक के लिए, कि शॉर्ट टर्म के लिए कुछ खास बचा नहीं है अब इस शेयर में। जो बड़ी मूवमेंट आती है एफपीओ के बाद वो आ चुकी है। अब कुछ अच्छा रिजल्ट ही इसको ऊपर की तरफ ले जाएगा। और यहाँ पर अगर इसके डिपॉजिट बेस आप देख रहे हैं लगातार इंक्रीज हो रहा है, पर जो एनपीए के नंबर्स आएंगे अब मोरेटोरियम के बाद वो काफी इफेक्ट कर सकते हैं। न्यूज डिस्कस कर लेते हैं, क्या न्यूज आ रही है यस बैंक के लिए। तो आप देख रहे हैं कि यस बैंक जल्दी से अपने लोन्स रिकवर कर रहा है। अदाग ग्रुप से इन्होंने अपने लोन्स रिकवर कर लिए थे और उसके बाद अब बताया जा रहा है कि जेट एयरवेज के फाउंडर से इन्होंने कुछ सवाल पूछे हैं। वहां पर इनका लोन कुछ फंसा हुआ है, पैसे फंसे हुए जो एनपीएस डिक्लेयर हो गए, तो वहां पर यस बैंक ने कुछ क्वेश्चन किए हैं। तो अब देखते हैं। यहाँ बताया जा रहा है यस बैंक हैज टर्न्ड अप द हीट, यानी यस बैंक अब बहुत जल्दी से लोन लेना चाहता है। जेट एयरवेज को दिया हुआ है इन्होंने, उसमें जल्दी से सवाल जवाब चल रहे हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि प्राइवेट सेक्टर लेंडर यानी यस बैंक ने इनिशिएट कर दिया है प्रोसेस, ताकि नरेश गोयल उनकी वाइफ अनीता को विलफुल डिफॉल्टर्स बता दिया जाए। तो विलफुल डिफॉल्टर्स क्या होता है दोस्तों? तो विलफुल से आप समझ गए होंगे जानबूझकर,
तो जिन्होंने जानबूझकर अपने बैंक पे डिफॉल्ट किया हो। आप जानते हैं जब बैंक लोन देता है तो वापस ना आने के दो कारण होते हैं, या तो जिन्होंने लोन दिया है वो सक्षम नहीं हो, या फिर वो पे ना कर रहे हो जानबूझकर, उनके पास कैपेसिटी है फिर भी। इस बैंक इनको विलफुल डिफॉल्टर्स बता रहा है, और विलफुल डिफॉल्टर टैग लगने के बाद इनकी रेपुटेशन पर असर पड़ सकता है। उन लोगों को आगे पैसा मिलना मुश्किल हो सकता है, बोरो नहीं कर सकते हैं, और उसके साथ ही कंपनी में बोर्ड पोजीशन भी हेल्ड नहीं कर सकते हैं। तो आप जानते हैं गूगल मेंबर्स ने 2019 में छोड़ दिया जेट एयरवेज को, जब उनका कर्जा बहुत ज्यादा हो गया था, अब चेयरमैन की पोस्ट से हट गए थे, पर उसके बाद अब ये सवाल आगे लाए जा रहे हैं। तो यस बैंक ने कम्युनिकेट किया है मेंबर्स ऑफ द प्रोमोटर फैमिली ऑफ जेट एयरवेज, जो इंडिया की ओल्डेस्ट प्राइवेट सेक्टर एयरलाइन है, जिन्होंने 2019 में ऑपरेशन स्टॉप कर दिया था क्योंकि इट रैन आउट ऑफ कैश। तो आप देख सकते हैं यस बैंक ही नहीं, ऐसे और भी बैंक है जिनका पैसा फंसा है, पर यस बैंक की भी तकरीबन 550 करोड़ की अमाउंट यहाँ पर फंसी हुई है। गोयल्स ने बताया कि दे वर नॉट इन्वॉल्व इन द बोरोइंग्स, यानी वो इन्वॉल्व नहीं थे इन बोरोइंग में, उनकी कंपनी में से कोई था, उनकी तरफ से बताया गया है। पर जब यस बैंक सीईओ से पूछा गया तो उन्होंने बोला कि वो स्पेसिफिक अकाउंट्स पर कमेंट्स नहीं करते, यानी आप किसी भी पर्सनल अकाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन पूछोगे तो वो रिवील नहीं करते। बैंक की पॉलिसीज होती है दोस्तों। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस एयरलाइन ने तकरीबन 8,500 करोड़ का लोन ले रखा है लेंडर से, और उसमें यस बैंक के 550 करोड़ तक जेट एयरवेज को एक्सपोजर है। तो काफी बड़ी अमाउंट है दोस्तों ऐसे बैंक के लिए जिन्होंने हाल ही में एफपीओ से पैसा उठाया था और जो क्राइसिस से निकल रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं पूरा समझाया जा रहा है कि विलफुल डिफॉल्टर क्या है और इससे क्या फर्क पड़ेगा आगे लोन आने पे। तो आप देख रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन होता है बैंक की तरफ से, इस बात पर डिपेंड करता है कि कंपनी के पास डिस्पाइट हैविंग सरप्लस, यानी कंपनी के पास ऑलरेडी पैसा है, तो उसके बाद भी कंपनी जानबूझकर लोन रिपे नहीं कर रही है और उसको सम अदर पर्पस, यानी किसी और पर्पस, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, कोई भी पर्पस हो सकता है, उसके लिए यूज कर रही है, तो यहाँ पर विलफुल डिफॉल्टर करार दे दिया जाता है। तो आप जानते हैं जेट एयरवेज रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस से चल रहा है, तो यहाँ पर जो बोरोवर्स हैं जिन्होंने फ्रॉड कमिट किया है, विलफुल डिफॉल्ट किया है, वो इनएलिजिबल हो जाएंगे रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस से। तो ये नहीं चाहेंगे नरेश गोयल जी, तो उसकी वजह से उनको लोन पे करना पड़ेगा, तो ऐसा प्रेशर डाला जा रहा है। आगे क्या होगा वो तो दोस्तों हमें आगे ही जाकर पता लगेगा, पर फिलहाल तो यही नजर में आ रहा है। हमने देखा दोस्तों यस बैंक ने एक और जगह से तेजी दिखा दी है लोन रिकवरी करने की, यानी इससे साफ है कि बैंक को अपना बिजनेस जल्दी से एक्सपेंड करना है, कैपिटल अप करना है, स्केल अप करना है, और उसके लिए इसको कैश चाहिएगा। तो जहां से जितना कैश आ सके वो काफी है बैंक के लिए। चार्ट देखेंगे तो आप देखिए आरएसआई एक ही लेवल पर है कई टाइम से, जो इसके प्राइस के साथ एकदम मैच कर रहा है। इसका प्राइस तकरीबन 14 से लेकर 15 के बीच में घूम रहा है। आरएसआई अगर आप देखें तो आज फेड डाउन है, लेकिन आज तो भारी बिकवाली हुई है, हर शेयर में हुई है, इसलिए आज के दिन को हम एक्सेप्शनल मान सकते हैं। कल का दिन इंपॉर्टेंट होगा कि मॉरिटोरियम के बारे में बताया जाएगा, और उसके अलावा बैंक एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक करेगा अगर नीचे की तरफ गया तो इस शेयर में अभी तो मैं बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, शॉर्ट टर्म के लिए तो आपको बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि जो समय था शॉर्ट टर्म के गेंस उठाने का वो एफपीओ में जा चुका है। अब सिर्फ कोई अच्छा रिजल्ट या फिर अच्छे नंबर्स, अच्छे एनपीए के नंबर्स, अच्छी पॉलिसीज इस बैंक को ऊपर की तरफ ले जाएंगी। तो अगर आप अभी लेना चाहते हैं तो एफपीओ प्राइस के आसपास लें, अगर 14 रुपए का लेवल कई दिनों तक ब्रेक नहीं करता है फिर आप यहाँ पर ले सकते हैं, और इसको कम से कम 1 से 2 क्वार्टर तक होल्ड करके रखें, क्योंकि फिलहाल के क्वार्टर में सभी बैंक्स पर मोरेटोरियम की मार पड़ेगी। अगर नॉर्मल सिचुएशन होती तो ये बैंक को आराम से कंपेयर कर पाते हैं हम दूसरे बैंक से कि क्या ये सही में रिकवर कर रहा है नहीं, पर इस क्वार्टर में ऐसा कोई नतीजा लेना काफी जल्दी होगी। तो आप इस बैंक को मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए जरूर होल्ड कर सकते हैं, इस प्राइस पर भी नहीं तो 11 से 12 के प्राइस पर, और फिर आपको बैंक के अगर अगले क्वार्टर के रिजल्ट्स इंप्रूव हुए तो आपको अच्छे नतीजे देखने को मिल सकते हैं। कि दोस्तों ये बैंक ऐसा है जैसे कुछ चीजें होती हैं जिसमें नो होता है, यस होता है, और बीच की मिड रेंज होती है, पर ये बैंक ऐसी सिचुएशन में जहां पर या तो ये नहीं चलेगा या चलेगा तो पहले की तरह नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो अगर इस बैंक ने वापस ट्रस्ट बिल्ड कर लिया कस्टमर्स का, तो इस बैंक में आपको बहुत अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। और मैं आपको पहले वीडियो से बता चुका हूँ कि आप इसमें एब्सर्ड टारगेट लेवल्स ना लगाएं, जैसे 100 रुपए या 200 रुपए के। फिलहाल का आपका टारगेट लेवल 25 से 30 का होना चाहिए अगले 1 या 2 क्वार्टर का, उसके बाद वो ऊपर की तरफ जा सकता है 50 की तरफ। लेकिन पहले की तरह कंपेयर ना करें बैंक को 300 या 400 के लेवल से, क्योंकि बैंक में काफी डायल्यूशन हुआ है शेयर्स का। पहले 250 करोड़ शेयर से तो अब 2500 करोड़ शेयर से। तो अब मार्केट कैप से कंपेयर करें इसको बाकी बड़े बैंक की मार्केट कैप से कंपेयर करें और फिर अपना डिसीजन लें। तो ये थी इस बैंक की लेटेस्ट न्यूज और एनालिसिस। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।